आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। उसका सभी सीबीएसई, आरबीएसई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें। यदि किसी भी सेंटेंस में डू, डज, डिड आता है या मॉडल का प्रयोग होता है, कोई से भी मॉडल ऑक्सिलरी का, तो हमेशा ध्यान रखें उस वाक्य में केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। एरर ओमिशन में कई बार इनके साथ आपके सेकंड आईएनजी फॉर्म ऐसे आ जाती है, तो आप एकदम पकड़ लें। इनके आगे केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। मॉडल के आगे थर्ड फॉर्म केवल एक ही कंडीशन में आती है, यदि वो पैसिव बन रहा है, उसके साथ भी बी आता है। और यदि आपके सेंटेंस में इज ए मान, वॉज वर या हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो आपकी इनके साथ केवल और केवल थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ही आएगी। ये आप हमेशा ध्यान रखें। सीबीएसई वाले खासकर ध्यान रखेंगे इस चीज को, और बाकी अदर बोर्ड्स वाले भी इस चीज पर ध्यान दें। कोई सा भी आंसर जब आप लिख रहे हो, कोई सा भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन चल रहा हो, तो इस चीज का विशेष ध्यान दें। ये गलती बहुत सीरियस एरर में काउंट की जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे। डू, डैट, डिड मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इज ए मान, वॉज वर और हैड हैड के साथ हमेशा थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म आती है। यदि आप और सेकंड फॉर्म के साथ किसी प्रकार की ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं होता है। अब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आ रहे हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अब आप इस पर ध्यान दें। इसके केवल देयर आर 5 रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, इतना आपको याद कर लें, मैं विदाउट टेंसेस आपको करना सिखा रहा हूँ। इसमें टेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डाइव हिट करें। एक बात का ध्यान रखें, बोर्ड कभी भी आप कोई सा भी आप कंपटीशन दे रहे हो या बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपको पर्टिकुलर प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए एक बिल्कुल फिक्स टाइम होता है। आपके अगर आप बोर्ड फाइट कर रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो ध्यान रखें ग्रामर का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एग्जामिनर केवल 35 to 40 सेकंड्स का टाइम देता है। लेकिन अगर आप इन रूल्स की सहायता से अपनी ग्रामर सॉल्व करते हैं तो आप 4 to 5 सेकंड्स में इनको कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी के जो टाइम बचा है उसमें आप पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इन पे ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसलिए इन नियमों पे ध्यान दें। फर्स्ट फॉर्म डू या डज आता है तो उसका पैसिव इज ए मान प्लस थर्ड फॉर्म करना होता है। यदि सेकंड फॉर्म आती है या डिड का प्रयोग होता है आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो वहां आप वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यदि कंटिन्यूअस फॉर्म में वाक्य आता है तो आप वहां पर उसी हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करके जो यहाँ पर आ रही है उसके आगे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, गोइंग का बीइंग मत कर देना, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। पैसिव केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं सकर्मक क्रियाएं, मींस ऐसी वर्ब्स जिनका होने से ऑब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं जिनके होने से ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई किक द बॉल, तो किक मेन वर्ब है, किक लगाने से बॉल पर इफेक्ट आता है, बॉल का मूवमेंट होगा, मीन इसका पैसिव बनेगा। लेकिन अगर मैं आपका सेंटेंस बोलता हूँ आई एंटर्ड द रूम,
तो एंटर होने से कमरा कोई मोटा पतला नहीं हो रहा है, इसलिए एंटर आपके इंट्रानेटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। या आई एम गोइंग टू द स्कूल, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे स्कूल जाने से स्कूल पतला मोटा भारी नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे अंदाजा ऐसे पता लगा लिया करें ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रानेटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। तो आपकी जो भी आईएनजी इसके यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है वही इस्तेमाल होगी और बीइंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इज का प्रयोग हो रहा है आईएनजी फॉर्म के साथ तो यहाँ इजेमार में से एक लगेगा। यदि एम का प्रयोग हो रहा है तो एम भी आपके इजेमार ग्रुप में आता है। यदि आर का प्रयोग हो रहा है तो भी आपके पैसिव में इजेमार में से ही एक लगेगा। वो आप जब ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे उस पर डिपेंड करता है, पर आपको ये ध्यान रखना है इज आने पर इजेमार, एम आने पर इजेमार, आर आने पर भी इजेमार में से एक इस्तेमाल होगी। यदि वॉज आता है तो वॉज वर्ब में से एक लगेगी, और अगर वर आता है तो भी वॉज वर्ब में से ही एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। इसके अलावा यदि आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आता है तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस प्रकार इज आने पर इजेमार में से एक लगता है, वाज आने पर वाज वर्ब में से एक लगता है, उसी प्रकार एक बात का ध्यान देंगे, यदि हेज आता है एक्टिव वॉइस में तो हेजेव में से एक लगेगा। यदि हैव आता है तो भी हेजेव में से एक लगेगा, और यदि हैड आता है तो सीधे हैड भी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखें। तो आपको ग्रुपिंग का विशेष ध्यान रखना है। और यदि आपके एक्टिव वॉइस में किसी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है तो आप बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये टोटल आपके 5 रूल्स होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। इनसे आप ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेकंड लगाते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाता है आपका। लेकिन ध्यान रखें, आईएनजी फॉर्म आने पर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड हैड आने पर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, और मॉडल या फिफ्थ फॉर्म आने पर बी प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, इन पर आप ध्यान लिख लें इसको अपनी कॉपी में। ये 5 रूल, ये 5 नियम आपके 4 से 5 सेकंड में अगर ये याद हो जाते हैं तो एक्टिव से पैसिव में आपको किसी भी वाक्य को कन्वर्ट करा सकते हैं। अब जैसे मैं आपके अब यहाँ सेंटेंस लिखता हूं, शी बुक डेली, ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस दिया है मैंने, क्योंकि रीड आपकी 6-7 मेन वर्ब्स ऐसी होती है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए या आपके कंपटीशन फाइट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन पर आपकी मैंने पहले आपको जब ऑक्सिलरी पढ़ाई थी उस समय बताया था, और पहले वाले चौथे पार्ट में भी ग्रामर के मैंने आपको बताया था कि 6-7 मेन वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा शी, READ, अ बुक, डेली। अब इसको रीड बोलेंगे या रेड बोलेंगे, ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है। अब इसे कौन सी फॉर्म कंसीडर किया जाएगा, मैंने आपको 4th पार्ट में भी बताया था, मेन वर्ब की फॉर्म पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आज आपको 5-7 एग्जांपल्स में वो सारी मेन वर्ब बताने का प्रयास करता हूं जिन पर आप ध्यान देंगे। ये यहाँ सेकंड फॉर्म कंसीडर होगी, क्योंकि यदि ये फर्स्ट फॉर्म होती तो ये रूल होता है कि सब्जेक्ट में यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या ईएस आता है। ध्यान दें इस बात पे। थर्ड फॉर्म ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती है। तो बची कौन सी, केवल सेकंड फॉर्म, क्योंकि फोर्थ फॉर्म आईएनजी है नहीं, फिफ्थ फॉर्म में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो बची कौन सी, केवल ये सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का आपका रूल क्या था वो मैंने बताया था, वाज और प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, अ बुक
सेकंड फॉर्म आती was read daily by her, she का by her हो जाता है, I का by me होता है, V का by us होता है, U का by you रहता है, he का by him करके लिखते हैं, she को by her करके लिखते हैं, ये आप ध्यान देंगे। तो अ बुक वॉज रेड डेली बाय हर, ये यहाँ सेकंड फॉर्म थी क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। यहाँ यही फॉर्म, ये सेम स्पेलिंग वाली थर्ड फॉर्म कंसीडर की जाएगी क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। इसलिए मैंने आपको पैसिव शुरू करने से पहले वो 2 लाइन के नियम बताए थे, वो यहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और जब नरेशन करेंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, वहाँ भी वो 2 लाइन के रूल जो स्टार्टिंग में दिए थे बहुत काम करेंगे आपके लिए। अब सेकंड सेंटेंस में जैसे यहाँ लिखता हूं, यू आर वाटरिंग द प्लांट्स, यू आर वाटरिंग द प्लांट। अब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएं। आमतौर पे कई बार हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इवन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी नहीं समझ पाते कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है कि जो लास्ट वर्ड है वही ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको ये गलत थ्योरी है। प्लांट्स, अगर मैंने यहाँ इन द इवनिंग लिख दिया सपोज करो, तो क्या इन द इवनिंग ऑब्जेक्ट थोड़ी ना होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के जस्ट बाद आता है, विशेष ध्यान देंगे इस बात में। ऑब्जेक्ट केवल मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो आपका इसमें ऑब्जेक्ट होगा द प्लांट, और आपका नियम कौन सा फॉलो हो रहा है, आईएनजी वाला। अब मैंने आपको बताया था आर आ गया तो हेल्पिंग वर्ब आप ईजेएमआर में से ही एक लगाएंगे, और आईएनजी आते ही बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगा, थर्ड नियम लग जाएगा इसमें। तो द प्लांट्स, अब चूंकि ये प्लूरल है तो आर आने पर हमें ईजेएमआर में देख लेना है, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है हम कौन सा इस्तेमाल करें। तो ये प्लूरल है तो हमें आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन कोई ये नहीं माने कि यहाँ आर आ रहा है इसलिए आर आ रहा है। आर आने का मतलब है ईजेएमआर में से एक लगाना था, वो ऑब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी और प्लूरलिटी पर डिपेंड करता है। आर बीइंग वाटर्ड इन द इवनिंग बाय यू, ये इसका पैसिव बना। थर्ड है आपका, जैसे मैंने लिखा यहाँ I have written a letter, I have written a letter about my health। मैंने ये सेंटेंस लिखा तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, अ लेटर, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आ रहा है। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचे कि अंतिम वर्ड्स ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, और मेन वर्ब उसे कहते हैं जिसकी 5 फॉर्म होती है। तो अ लेटर, अब हैव आने पर आपको नियम बताया था, हैव कौन से ग्रुप में आता है, हैज़ का, तो आपका हैज और हैव में से एक लगना तय। फिर आपका रूल था 4th नंबर का बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये सिंगुलर है तो अ लेटर हैज बीन रिटन अबाउट माई हेल्थ बाय मी, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूँ, जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट होता है NHT। पैसिव बनाने के बाद आप NHT वर्ड को याद कर लें। N फॉर न्यू सब्जेक्ट, H फॉर हेल्पिंग वर्ब, T फॉर थर्ड फॉर्म। जब भी आप जल्दीबाजी में बना रहे हो तो एक बार चेकिंग जरूर कर लें। जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो ये न्यू सब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका H और ये हो गया T। अगर ये 3 वर्ड्स आपके क्लियर हैं तो आपका पैसिव हर हाल में सही होगा। बोर्ड क्लास में ये रूल गोल्डन रूल भी हो सकता है
क्योंकि आपके राजस्थान बोर्ड में 10th क्लास में, 8th क्लास बोर्ड में या किसी भी कंपटीशन में भी, ABCD में भी अगर ये आपके अल्टरनेट में आते हैं तो आपके पेपर में केवल इतना सा लिखा हुआ आता है, तो आप इस NST से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा और एग्जांपल देख लें आप, NST का विषय ध्यान दें आप, इससे आपका फास्ट ट्रैक में किया हुआ और कंफर्मेशन हो जाएगा उसका कि आपने बिल्कुल करेक्ट वे में किया है। अब इसके अलावा मैं आपके अनेक और सेंटेंस लिख देता हूं। She shuts the door daily. You can do it for us now. Ritu has taught me a lesson in the morning. I gave you my book yesterday. अगर आप इन सेंटेंसेस को सीख जाते हैं तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने में कैसा भी वाक्य आ जाए आपको कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। रूल्स पर ध्यान दें बस आप। She shuts the door daily, ये आपका फर्स्ट फॉर्म वाला रूल आ रहा है आपका पहले नंबर का। फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ये से ऑब्जेक्ट आपका द डोर है, आप द डोर NST ले लें, एन एच आपका कौन सा लगेगा उस पर ध्यान दें। तो द डोर इज, थर्ड फॉर्म आपकी शट शट शट, तीनों फॉर्म कॉमन है इसलिए विशेष ध्यान देंगे इस वाले पर भी। द डोर इज शट डेली बाय हर। आपके और ऐसी मेन वर्ब्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। पुट 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 पुट, शट शट शट, लिट लिट लिट, कट कट कट, और आपका ये बाकी मैंने आपको कराई दी है। इन पर ध्यान दें क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में या कंपटीशन में आपकी इन वर्ब्स को ज्यादा पूछा जाता है, एक्टिव वॉइस में भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्म कौन सी है, रूल कौन सा अप्लाई करें, फर्स्ट फॉर्म वाला या सेकंड फॉर्म वाला, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। यू कैन डू इट फॉर अस नाउ, आपकी मेन वर्ब यहाँ आ रही है। मैंने आपको शुरू में ऑक्सिलरी पढ़ाते वक्त बता दिया था ये मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। चूंकि यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी आ गई तो ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका इट से बनाएंगे इसको। मॉडल का रूल आपका लास्ट फिफ्थ रूल है, इट कैन। अब मॉडल का रूल बी थर्ड है, इट कैन बी डन फॉर वेरी कॉपी करते हैं आप सेकंड वर्ड से, कभी पैसिव गलत नहीं होगा आपका। इट कैन बी डन फॉर अस नाउ बाय यू, ये आपका बन गया। या आप इसको NST से भी देख सकते हैं, N H और ये T, बाकी की हमने कॉपी करी है, कुछ भी नया काम नहीं किया, इतना आसान होता है इसको करना। रितु हैज टॉट मी। अब आप देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस आ रहा है। इसमें वैसे आपको जो रूल बताया ऑब्जेक्ट को आगे लाए और ऑब्जेक्ट आपका हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा, नेचुरल है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। लेकिन आप ध्यान दें यहाँ मेन वर्ब के आगे प्रोनाउन आ रहा है तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल गए। आपका ये भी ऑब्जेक्ट है और अगर प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो भी ऑब्जेक्ट होता है। आपका पैसिव इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, और आपके इसमें भी ऐसे ही वाला सिस्टम लगा रखा है, ये भी ऑब्जेक्ट है आपका, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब आप दोनों से बना सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, पहले वाला तो आपको NST से बन ही रहा है। जैसे यहाँ लिखा मैंने आई, अब हेज आ गया, हेज आपका हेजेव ग्रुप का है, तो आई
आई के साथ हैव आता है क्योंकि आई बी यू प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन टॉट अ लेसन इन द मॉर्निंग। अगर हम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से बनाना चाहते हैं तो आप ध्यान दें, अ लेसन, ये डेंजरस होता है थोड़ा बनाना, थोड़ा ध्यान दें इस वाले में। अ लेसन, अभी चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर की तरह हैज का इस्तेमाल होगा। अ लेसन हैज बीन टॉट। अब हम सेकंड वर्ड से जब कॉपी करते हैं तो अब ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर हैज बीन टॉट, ये टू का यूज करना जरूरी है। टॉट टू मी इन द मॉर्निंग। ये आप विशेष ध्यान देंगे इस चीज में। अगर आप पहले ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो सेकंड वर्ड से पूरी कॉपी करते चले, वो 5 रूल में से कोई सा भी एक नियम अप्लाई करते हुए। लेकिन अगर आप सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला भी देख लें आप, सेकंड फॉर्म आ रही है, वर्ब का थर्ड लगेगा। ऑब्जेक्ट को आगे लाएं, यू वर, यू के नाम वर आता है, सेकंड फॉर्म का वर्ब का थर्ड है, यू वर गिवन माय बुक यस्टरडे, ये बन गया आपका बाय मी, ये आपका हो चुका है। और अगर आप चाहें तो सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो आपका बनेगा माय बुक। माय बुक आपका सिंगुलर है, यहाँ ऊपर हमने यू था इसलिए वर लगाया था, यहाँ वाज लगेगा, दोनों करेक्ट है पैसिव। माय बुक वाज गिवन, लेकिन चूंकि पहला ऑब्जेक्ट से नहीं बनाया हमने ये वाला तो यहाँ टू लगेगा। माय बुक वाज गिवन टू यू यस्टरडे, तो थोड़ा ध्यान दें इस वाले में, बाय मी। ये आपका सेंटेंस इस प्रकार बनेगा। इस बारे में आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। और इसके अलावा एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लें, वो कैसे बनेंगे आपके। इसमें बाई लगाने का, कई बोर्ड क्लास के स्टूडेंट बाई लगाना अपना मेन उद्देश्य समझते हैं कि बिना बाई के तो पैसे भी नहीं बनेगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें बाई नहीं लगाया जाता, वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या तो आप अलग से याद करें, nobody, no one, anybody, anyone, somebody, someone, people और they, इनको कभी भी बाई करके इस्तेमाल नहीं किया जाता। दे का बाई देन नहीं लिखते क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। या तो आप ये सारे वर्ड्स याद कर लें, और या फिर इनको याद करने का एक तरीका और है, जिनसे भी उनके लड़का या लड़की होने का पता नहीं चले, ऐसे सब्जेक्ट को कभी भी बाई करके नहीं लिखा जाता। जैसे अगर कोई सेंटेंस आपका नो वन से चालू है, जैसे आपका सेंटेंस है नो वन नॉक्ड एट माई डोर, किसी ने भी मेरा दरवाजा नहीं खटखटाया। अब आपका ये पता नहीं लग रहा है लड़का है लड़की, बाई करके नहीं लिखेंगे। लेकिन चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि आप नो वन तो हटाओगे, बाई करके लिख नहीं सकते, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव करना पड़ेगा। इस बारे में थोड़ा ध्यान दें। तो आपका इसका पैसिव बनेगा माई डोर, सेकंड फॉर्म आ रही है, बाद में थर्ड का प्रयोग होगा। माई डोर वॉज नॉट knocked at, फ्रेजल वर्ब में knocked at, प्रीपोजिशन न हटाएं, वो साथ लगेगी आपकी। या मैंने लिखा nobody is teaching us English in the class, ये सेंटेंस लिखा, ये भी आपका नेगेटिव हो गया सेंटेंस। आपका बनेगा we are not, हमेशा ध्यान रखना नॉट वर्ड हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। वी आर नॉट बीइंग टॉट, थर्ड फॉर्म हो गई, आईएनजी के कारण बीइंग आ गया। वी आर नॉट बीइंग टॉट
इंग्लिश इन द क्लास, बस। और आपका इस बारे, और इसको दो दूसरे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मेन में भी आगे प्रोनाउन आ गया, आगे नाउन है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, इससे भी आप बना सकते हैं इंग्लिश इज, देखो यहाँ आर था या ईज आ रहा है, इस बारे में ध्यान दें, क्योंकि ईज इजेमा ग्रुप का सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये टू लगना जरूरी हो गया है यहाँ, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट से बना है, टॉट टू अस इन द क्लास। हमेशा ध्यान रखें, मेरा सजेशन यही रहता है, जब भी आपके एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आए, आप पहले ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करें, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट में टू लगाना होता है। कल अब हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कराएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपके इंटरोगेटिव आएंगे, तो उसके नेक्स्ट आपको इंपेरेटिव बताए जाएंगे। थैंक यू।